आज हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल की। एक ऐसी कहानी जहां लोकतंत्र की एक पूरी प्रक्रिया देखते देखते अराजकता में बदल गई। तो ये जो पूरी कहानी है, इसकी शुरुआत किसी डेटा या आंकड़े से नहीं होती, बल्कि इसकी शुरुआत होती है एक नाटकीय घटना से, जिसने एक बहुत ही गहरी समस्या की तरफ इशारा किया। तारीख थी 2 अप्रैल 2026 और जगह थी पश्चिम बंगाल का मालदा। यहाँ नेशनल हाईवे 12 को जले हुए टायरों और फर्नीचर से पूरी तरह जैम कर दिया गया था। और इतना ही नहीं, 7 न्यायिक अधिकारियों को लगभग 9 घंटों तक बंधक बनाकर रखा गया। लेकिन इसके पीछे जो लोग थे वो कोई अपराधी नहीं थे। तो सवाल उठता है कि ये लोग थे कौन? और इस सवाल का जवाब ही इस पूरे संकट की जड़ तक हमें ले जाता है। ये थे शिक्षक, किसान, दुकानदार, मतलब बिल्कुल आम नागरिक, जिनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था और जिन्हें मजबूरी में, हताशा में आकर ये कदम उठाना पड़ा। देखिए, ये तो बस एक विरोध प्रदर्शन था। असली वजह थी एक प्रक्रिया जिसे कहा गया विशेष गहन संशोधन। और इस एक प्रक्रिया ने पूरे राज्य में लाखों लोगों की जिंदगी पर असर डाला। और ये आंकड़ा देखिए, कुल मिलाकर 1.21 करोड़ लोग। मतलब सोचकर देखिए, बंगाल में हर 6 वोटरों में से एक इस संशोधन की चपेट में आ गया। इसमें भी अगर और गहराई में जाएं तो 61 लाख लोगों के नाम तो पूरी तरह से हटाई दिए गए और बाकी के 60 लाख लोगों को एक बिल्कुल नई और कह सकते हैं एक अजीब सी कैटेगरी में डाल दिया गया, संदिग्ध मतदाता। अब ये संदिग्ध क्यों कहा गया? वजहें दी गईं लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज की, जैसे नाम की स्पेलिंग में छोटा मोटा फर्क, जेंडर का मैच न होना, या फिर पिता और बेटे की उम्र में 15 साल से कम या 45 साल से ज्यादा का अंतर होना। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये जो संदिग्ध वाली कैटेगरी है ना, ये 1952 के बाद से हुए 13 चुनावी संशोधनों में से किसी में भी थी ही नहीं। इसे पहली बार बनाया गया था। तो सरकार की तरफ से, या कहें कि आधिकारिक तौर पर, यह कहा गया कि इस पूरी एक्सरसाइज का मकसद वोटर लिस्ट से अवैध अप्रवासियों को बाहर निकालना है। लेकिन डेटा कुछ और ही कहानी कहता है। डेटा में एक अजीब विरोधाभास दिखता है। जिन जिलों में हिंदू शरणार्थियों की आबादी सबसे ज्यादा थी, वहां अनमैप्ड वोटरों की संख्या राज्य के औसत से दोगुनी थी, और वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम बहुल जिलों में ये संख्या सबसे कम थी। तो अगर डेटा सरकारी दावे को सपोर्ट नहीं करता, तो फिर आखिर ये सब हुआ कैसे? पता चलता है कि ये पूरी प्रक्रिया एक ऐसे सॉफ्टवेयर के जरिए की गई जिसमें खामियां थीं और जिसे कभी टेस्ट ही नहीं किया गया था। चुनाव आयोग ने खुद माना कि उन्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि ये सॉफ्टवेयर 95% सही है या सिर्फ 60%। मतलब इस सॉफ्टवेयर को बिना किसी भी तरह की टेस्टिंग के इस्तेमाल में लाया गया, ये देखे बिना कि क्या ये पुराने रिकॉर्ड्स को ठीक से पढ़ भी पा रहा है या नहीं। और इस सॉफ्टवेयर की गड़बड़ी का पैमाना कितना बड़ा था, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए। 24 मार्च की शाम जब इसे पहली बार एक्टिवेट किया गया, तो इसने लगभग 7 करोड़ वोटरों को, यानी करीब करीब पूरे राज्य को ही संदिग्ध मार्क कर दिया। और बस 2 घंटे बाद इसे एक टेक्निकल ग्लिच कहकर खारिज कर दिया गया और प्रक्रिया चलती रही। और सॉफ्टवेयर की इस गड़बड़ी के साथ साथ एक और बड़ी समस्या थी। सारे जरूरी आदेश लिखित में आने के बजाय व्हाट्सएप मैसेज के जरिए दिए जा रहे थे। और तो और कई बार ये मैसेज चुनाव आयोग के अपने ही लिखित निर्देशों के बिल्कुल उलट होते थे। तो इस तरह की खराब टेक्नोलॉजी और एक संदिग्ध प्रक्रिया, इन दोनों के मेल का आम लोगों पर, यहाँ तक कि जाने माने नागरिकों पर भी बहुत गहरा और अपमानजनक असर पड़ा। ये शब्द है रिटायर्ड हाईकोर्ट जज जस्टिस शाहिदुल्ला मुंशी के। उनका नाम लिस्ट से हटा दिया गया था और उनकी पत्नी और बेटे को संदिग्ध बता दिया गया था। बाद में जब मीडिया में ये बात आई, तब जाकर इसे ठीक किया गया। और इस लिस्ट में सिर्फ वो ही नहीं थे, इसमें एक कारगिल युद्ध के हीरो, बंगाल के आखिरी नवाब के वंशज, एक वर्ल्ड कप जीतने वाली महिला क्रिकेटर, राज्य सरकार के 2 मंत्री, राज्य की पहली महिला चीफ सेक्रेटरी, डॉक्टर, वकील, यहाँ तक कि जो बूथ लेवल के अधिकारी ये काम कर रहे थे, वो भी शामिल थे। तो मतलब साफ है कि ये मसला सिर्फ गरीबों या कम पढ़े लिखे लोगों तक सीमित नहीं था, ये हर तरफ फैला हुआ था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। नाम हटाने के अलावा अब हेर फेर के एक दूसरे चरण को लेकर भी आरोप लग रहे हैं, और वो है लिस्ट में गैर कानूनी तरीके से नए वोटर जोड़ना।
आरोप ये हैं कि एक तरफ तो असली वोटरों के नाम काटे जा रहे थे और दूसरी तरफ दूसरे राज्यों से हजारों नए नाम फॉर्म 6 का इस्तेमाल करके गैर कानूनी ढंग से लिस्ट में जोड़े जा रहे थे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने इसका आरोप बीजेपी पर लगाया है। उनका कहना है कि पार्टी के कार्यकर्ता एक एक बार में सैकड़ों फॉर्म जमा कर रहे थे, जो कि कानूनी सीमा से कहीं ज्यादा हैं। जब आखिरी डेटा का विश्लेषण किया गया तो एक और चौंकाने वाली बात सामने आई। इसका असर हर समुदाय पर बराबर नहीं था। जैसे कोलकाता पोर्ट में 50% वोटर मुस्लिम हैं, लेकिन संदिग्ध वाली लिस्ट में 82% नाम उन्हीं के थे। मुस्लिम बहुल बूथों में 58% तक वोटरों को संदिग्ध मार्क किया गया, जबकि पास के हिंदू बहुल बूथों में ये आंकड़ा सिर्फ 3% था। अब ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन सवाल ये है कि आम नागरिक क्या कर सकते हैं। अच्छी बात यह है कि कुछ ठोस कदम हैं जिनसे लोग अपनी स्थिति जान सकते हैं और अपने अधिकार वापस पा सकते हैं। सबसे पहले चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जाकर लिस्ट में अपना नाम खोजा जा सकता है। अगर नाम नहीं है तो ईसीआई पोर्टल पर अपील कर सकते हैं और एक ऑफलाइन अपील भी लोकल एसडीओ या डीएम ऑफिस में की जा सकती है। और एक्शन लेना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि देखिए, जिन 27 लाख से ज़्यादा लोगों के नाम हटाए गए हैं और जिन्होंने अपील की है, उनमें से अब तक सिर्फ 2 लोगों की ही ट्रिब्यूनल में सुनवाई हो पाई है। तो आखिर में पश्चिम बंगाल की ये पूरी घटना एक बहुत ही बुनियादी सवाल खड़ा करती है। अगर एक अकेला बिना टेस्ट किया हुआ एल्गोरिदम लाखों लोगों के वोटिंग के अधिकार का फैसला कर सकता है, तो हमारे लोकतंत्र के भविष्य के लिए इसका क्या मतलब है? और ये हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि इस डिजिटल युग में हम अपने इन अधिकारों की रक्षा आखिर कैसे करेंगे।